हेलो बेटो, कैसे हो आप। आज हम बेटा प्लस टू क्लास का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, एम्पियर सर्किट लॉ। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि एम्पियर सर्किट लॉ जो है ये क्यों यूज़ किया जाता है, इसकी क्या एप्लीकेशन है, इसका क्या फ़ायदा है। तो बेटा जैसे आपको मालूम है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड पता करना हो तो हम बायट सावर्त लॉ यूज़ करते हैं। मगर अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्प्लिकेटेड हो तो उस जगह पे बायट सावर्त लॉ फिर यूज़ नहीं किया जाता। तो वहाँ पे हम फिर एम्पियर सर्किट लॉ यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से ये जो एम्पियर सर्किट लॉ है ये कॉम्प्लिकेटेड करंट कैरिंग कंडक्टर्स में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये एम्पियर सर्किट लॉ है क्या, अब उसकी बात कर लेते हैं। तो एम्पियर सर्किट लॉ में क्या होता है कि क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, closed line integral of magnetic field along a closed path is equal to mu naught times the current enclosed by the closed path। मेरे कहने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ क्या कहता है कि अगर किसी भी, जैसे मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अराउंड हम ये सर्कुलर पाथ कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये करंट कैरिंग कंडक्टर में से मान लो आई करंट फ्लो कर रहा है, तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहेगा, एम्पियर सर्किट लॉ ये कहता है कि अगर इस क्लोज्ड पाथ के अलोंग हम मैग्नेटिक फील्ड और इसके एलिमेंट्री लेंथ का क्लोज इंटीग्रल लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, म्यू नॉट टाइम द करंट इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ, कि इस क्लोज्ड पाथ के अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, जैसे यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रहा है, म्यू नोट को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। सो इस क्लोज्ड पाथ के लॉन्ग हम मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज इंटीग्रल ले लेंगे, वो इसके इक्वल आएगा म्यू नोट इनटू जितना इस क्लोज पाथ के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम बोल देते हैं एम्पियर सर्किट लॉ। तो इसका प्रूफ करेंगे। सो बेटा इसको प्रूफ करने के लिए दो मेथड यूज़ किए जाते हैं। पहला मेथड तो ये है कि यूजिंग सर्कुलर पाथ, कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अराउंड सर्कुलर पाथ कंसीडर करके हम ये एम्पियर सर्किट लॉ प्रूव करेंगे। और सेकंड वन है कि आर्बिट्रेरी पाथ लेकर प्रूव करेंगे। तो उसकी बात में करेंगे, पहले सर्कुलर पाथ लेके हम करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये उस पर कोई हम पॉइंट पी कंसीडर कर लेते हैं और ये सर्कुलर पाथ जो है मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है, आर है। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर करके जब ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा तो इस सर्कुलर पाथ के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो होगी अलोंग द लेंथ, अलोंग द एलिमेंट्री लेंथ, टेंजेंट के अलोंग द एलिमेंट्री लेंथ। जैसे मान लो अगर यहाँ पे मैं एक एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर कर लेता हूँ डी एल, पी पॉइंट पे, तो डी एल की और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो सेम होगी, अलोंग द टेंजेंट होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एलिमेंट्री लेंथ के अलोंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम क्लोज लाइन इंटीग्रल ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, क्लोज लाइन इंटीग्रल लेने का बेटे क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि इस पूरे क्लोज पाथ को हमने ऐसी छोटे छोटे एलिमेंट्री लेंथ में डिवाइड कर लिया, ठीक है ना। हर एलिमेंट्री लेंथ पे हम ये बी डॉट डी एल बी डॉट डी एल निकाल के ऐड कर देंगे, ठीक है ना। वो हम अकेले अकेले निकाल के ऐड करने की जगह क्या करते हैं, एक का निकाल के इंटीग्रेट कर देते हैं, उसका भी मतलब यही होता है, ठीक है ना। तो अकेले अकेले एलिमेंट्री लेंथ पे, जैसे इसको अगर हम बहुत सारी एलिमेंट्री लेंथ में डिवाइड करते हैं तो हर एलिमेंट्री लेंथ पे बी डॉट डी एल निकाल के ऐड करने की बजाय हम एक पे निकाल के इंटीग्रेट कर देते हैं, उसका भी सेम मीनिंग होता है। तो वो कर रहे हैं हम। ये किसके इक्वल आएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डी एल और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो जब हम ये डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ डी एल इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल क्या आएगा, जीरो, कॉस जीरो। सो आ गया बी डी एल कॉस जीरो। कॉस जीरो किसके इक्वल होता है, वन के, हमारे पास क्या आ गया, बी डी एल आ गया। अब बी की वैल्यू भरेंगे। अब देखो ये करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेट कंडक्टर करके इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, उसके कारण किसी पॉइंट पी पे जो कि इससे आर डिस्टेंस पे है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसका फार्मूला तो हमें मालूम ही है, क्या होता है, उसका फार्मूला होता है म्यू नोट ओवर 4 पाई 2 आई ओवर आर,
ठीक है ना, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भर देते हैं, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 I ओवर आर डी एल। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एल हो रही है, और वैसे भी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। कैसे? क्योंकि इस लूप पे के हर पॉइंट जो इस लूप का है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इक्वल डिस्टेंस पे होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा अलोंग दिस लूप, जिसके कारण हम इसे इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे। और वैसे भी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू लेंथ हो रही है, सो लेंथ वाली टर्म अंदर रख के बाकी टर्म्स को हम बाहर ले जाएंगे। तो ये हम बाहर लेके अंदर रह गया डीएल। अब आपको मालूम ही है डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, डीएल का इंटीग्रेशन होगा एल। एल क्या है? इस लूप की लेंथ, सारी लूप की लेंथ। तो लेंथ क्या होगी इस लूप की? इसकी सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस, क्योंकि ये सर्कुलर लूप है, तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला तो आपको मालूम ही है कितना होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 पाई इंटू 2 4 पाई, ये कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास? म्यू नॉट आई बचा है। तो यही बात हमने प्रूव करनी थी कि क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along closed path is equal to mu naught times the करंट इनक्लोज बाय द क्लोज्ड पाथ। सो ये बात हमने यहाँ पे प्रूव कर दी है। तो इसका सेकंड अब प्रूव करेंगे कि आर्बिट्रेरी पाथ लेके इसको प्रूव करेंगे। सो वो देखो कैसे करना है। जैसे मान लो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे हमने पिछले प्रूफ में किया था, उसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है। अब इसके अराउंड हमने सर्कुलर पाथ नहीं कंसीडर करना। कौन सा पाथ कंसीडर करना है? आर्बिट्रेरी पाथ। आर्बिट्रेरी पाथ का मतलब है उसकी शेप जो है ऐसे आर्बिट्रेरी होगी, सर्कुलर नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो हर पॉइंट जो इस क्लोज लूप का है वो अलग अलग डिस्टेंस पे है, इसके यहाँ से इस वो पॉइंट से अलग अलग डिस्टेंस पे है। तो जिसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जो हर पॉइंट पे क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरी लूप को एलिमेंट्री पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। ये देखो एलिमेंट्री पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। ये मैं ऐसे करके एलिमेंट्री पोर्शंस में लेंथ में डिवाइड कर लेता हूँ, और उन एलिमेंट्री लेंथ को मैं सेंटर से मिला देता हूँ ऐसे करके। ये देखो एलिमेंट्री लेंथ को मैंने सेंटर से मिला दिया ऐसे। अब हर एलिमेंट्री लेंथ जो है एक छोटी सी आर्क की तरह एक्ट करती है, और हर आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रही है। मान लेते हैं पहली एलिमेंट्री लेंथ जो DL1 हम ले लेते हैं, वो सेंटर पे d θ1 एंगल बना रही है। ठीक है ना, इसी तरह दूसरी जो लेंथ है वो एलिमेंट्री लेंथ है, उसे हम DL2 ले लेते हैं, और वो सेंटर पे कितना एंगल बनाती है, dθ2। इसी तरह से थर्ड एलिमेंट्री लेंथ ले लेते हैं, वो सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, dθ2। ऐसे ही पूरी लूप को हम n एलिमेंट्री लेंथ्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से डायग्राम से हमें दिखाई दे ही रहा है कि अगर जो सेंटर पे एंगल बन रहे हैं dθ1 प्लस dθ2 प्लस dθ3 प्लस ऑन, सभी एंगल्स को अगर हम जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये पूरा एंगल बन जाएगा अगर सभी को जोड़ देंगे। और पूरा एंगल कितना होता है, 2 पाई का, 360 का, वो 2 पाई बन जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे, इसका यूज करेंगे आगे। अब जो एलिमेंट्री लेंथ है एक आर्क की तरह एक्ट करती हैं, और हर आर्क का रेडियस जो है वो अलग अलग होगा। ये जैसे मान लो DL1 आर्क है, इसका रेडियस मान लेते हैं कि R1 है। जो DL2 है इसका रेडियस मान लेते हैं R2 है। इसी तरह DL3 है, इसका रेडियस क्या मान लेंगे, R3 मान लेंगे। यहाँ पे मैं अलग से बना देता हूँ, यहाँ पे छोटा छोटा दिखाई दे रहा है तो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन सी हो जाती है। ठीक है ना, ये देखो मैंने यहाँ पे इसकी 3 पोर्शन को दिखा देता हूँ ऐसे, आगे ऐसे करके आर्बिट्रेरी। ये मान लो DL1 है, ये DL2 है, ये क्या है, DL3 है। ऐसे ही पूरी लूप को हमने डिवाइड किया है n एलिमेंट्री लेंथ में ऐसे। तो पहली जो एलिमेंट्री लेंथ है वो आर की तरह एक्ट करती है, और सेंटर पे dθ1 एंगल बनाती है, और इसका रेडियस क्या है, R1 है। ऐसे ही जो दूसरी लेंथ है वो dθ2 एंगल बनाती है, और उसका रेडियस कितना है, R2 है। इसी तरह तीसरी कितना बनाती है, dθ3, और उसका रेडियस कितना है, R3। ऐसे सो ऑन सबका है। ठीक है, तो अब हम एंगल निकालेंगे। ठीक है ना, इस फिगर से देखो dθ1 किसके इक्वल आएगा, हमें मालूम ही है फार्मूला की, dθ
वन किसके इक्वल आएगा, लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस होता है, ठीक है ना। जो आर्क जितना एंगल सेंटर पे बनाती है वो किसके इक्वल होता है, लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस। अब डी थीटा वन निकाल रहे हैं तो इसकी लेंथ कितनी है आर्क की, डी एल वन है, और रेडियस कितना है, आर वन है। इसी तरह से डी थीटा टू किसके इक्वल आएगा, डी एल टू ओवर आर टू के, और डी थीटा थ्री किसके इक्वल आएगा, डी एल थ्री ओवर आर थ्री के। चलो ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। ये ऊपर वाली 1 होगी और ये सारा रिजल्ट हमने 2 नंबर इक्वेशन में इकट्ठा कर दिया। अब देखो क्या करना है, अब हमने क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अलोंग दिस क्लोज्ड कर्व। ये जो पाथ है, क्लोज पाथ है, आर्बिट्रेरी है, इसकी शेप नहीं है कोई भी, इसलिए अब इसे हमने एलिमेंट्री लेंथ में डिवाइड किया है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर बी वन वैक्टर डॉट डी एल वन वैक्टर प्लस बी टू वैक्टर डॉट डी एल टू वैक्टर प्लस बी थ्री वैक्टर डॉट डी एल थ्री वैक्टर प्लस सो ऑन। ठीक है ना। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है कि जितनी भी एलिमेंट्री लेंथ्स हैं उन पे हमने मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लेके ऐड कर देना है। उसका क्या मतलब होता है कि क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का, जैसे यहाँ डीएल लेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी वन है, उसकी जैसे डी एल वन की डायरेक्शन इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी तरफ को होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड का और एलिमेंट्री लेंथ डी एल वन का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इसी तरह डी एल टू पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बी टू, उसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। इसी तरह हर एलिमेंट्री लेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लेके सबको ऐड कर देंगे, तो किसके इक्वल आ जाएगा, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, टोटल निकालना होता है। तो इंटीग्रेशन को इस तरह से हम एलिमेंट्री लेंथ पे ब्रेक कर लेंगे। तो जैसे आपको पता ही है कि मैग्नेटिक फील्ड और एलिमेंट्री लेंथ की डायरेक्शन सेम है यहाँ पे भी, तो जब हम इसे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, बी वन डी एल वन कॉस जीरो, क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो एंगल जीरो आएगा, बी टू डी एल टू कॉस जीरो प्लस बी थ्री डी एल थ्री कॉस जीरो प्लस सो ऑन, ऐसे ही आगे जो एलिमेंट्री लेंथ है। कॉस जीरो वन होता है, हमारे पास आ गया बी वन डी एल वन प्लस बी टू डी एल टू प्लस बी थ्री डी एल थ्री प्लस सो ऑन, ऐसे आ गया हमारे पास सारा। अब देखो B1 की वैल्यू क्या है, B1 क्या है, एक स्टेट कंडक्टर, इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट कंडक्टर है, उसके कारण DL1 पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका फार्मूला हम लिख देंगे म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I ओवर यहाँ पे R1, क्योंकि करंट तो सेम ही I फ्लो कर रहा है सबके लिए, I कर रहा है फ्लो सबके लिए, मगर रेडियस जो है अलग अलग आर्क का क्या है, अलग अलग है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लिखेंगे हम, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I ओवर R1, ये पहले के लिए आ गया। दूसरे के लिए क्या होगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I ओवर, अब दूसरी जो आर्क है उसका रेडियस कितना है, R2 है, तो R2 आ गया इंटू डी एल टू प्लस म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I ओवर R3 इंटू डी एल थ्री प्लस सो ऑन, ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो मैंने फार्मूला लिखा है, ये स्टेट कंडक्टर करके मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे कितना होता है वो वाला फार्मूला लिखा है, जैसे पिछले स्टेप में मैंने लिखा था। तो यहाँ पे देखो क्या चीज़ कॉमन है वो बाहर निकाल लेते हैं, जैसे म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I सब में है, ये बाहर निकाल लेंगे। तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2I, ये बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा, ये देखो पहले में से बाहर निकाला तो DL1 ओवर R1 रह जाएगा। ऐसे ही दूसरे में से क्या रह जाएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2I बाहर निकाल लो, DL2 ओवर R2 रह जाएगा, फिर DL3 ओवर R3 रह जाएगा, प्लस ऑन आ गया। अब यहाँ पे देखो हमने लिखा था इक्वेशन नंबर 2, देखो DL1 ओवर R1 किसके इक्वल है, डी थीटा वन के, DL2 ओवर R2 किसके इक्वल है, डी थीटा टू के, DL3 ओवर R3 किसके इक्वल है, डी थीटा थ्री के। यही वैल्यू हमने यहाँ पे भर देनी है। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I इंटू डी थीटा वन प्लस डी थीटा टू प्लस डी थीटा थ्री प्लस ऑन। ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 को देखो, डी थीटा वन डी थीटा टू डी थीटा थ्री सबका अगर हम सम ले लें तो किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल एंगल एट द सेंटर। ठीक है ना, ड्यूरिंग वन रोटेशन, तो कितना आ जाएगा, 2 पाई के इक्वल आ जाएगा। सो ये आ गया 1 म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I इंटू 2 पाई के इक्वल आ जाएगा।
यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 पाई 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया म्यू नॉट ओवर आई। यही बात हमने प्रूव करनी थी कि क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इन क्लोज बाय द क्लोज पाथ। बेटा इस तरह से आर्बिट्रेरी पाथ कंसीडर करके भी हम ये रिजल्ट जो है ये प्रूव कर सकते हैं। तो जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्कल लॉ बोला जाता है, और साथ में ये भी लिख दिया जाता है कि बाय यूजिंग आर्बिट्रेरी क्लोज पाथ, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी क्लोज पाथ के थ्रू प्रूव करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सेकंड वाले स्टेप को आप ज़रा ध्यान से देखना। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट है कि एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कल लॉ, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।